नमस्कार मित्रों, हिंदी के मानस पुत्रों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप मेरे वो प्रिय विद्यार्थी हैं जो आरपीएससी कॉलेज सहायक प्रोफेसर हिंदी विषय की परीक्षा को पास करके साक्षात्कार में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये तो संशय मैंने आपका मिटा ही दिया था, एक क्लास डाल दी थी मैंने पिछली यूट्यूब पर कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, कौन विद्यार्थी उस साक्षात्कार में बैठ रहा है। बहुत संभव है कि आरपीएससी उसमें एक दो प्रश्नों को हेरफेर कर दे। बहुत संभव है उसमें कि आरपीएससी का जो मैंने आंकड़ा बताया इंटरव्यू का वो कम चला जाए। और कोचिंग वाले तो ये भी कह रहे हैं कि सर आपने ओबीसी और जनरल का जो 135 अंक बताया है वह 125 तक भी जा सकता है। मित्रों, हो सकता है यदि पिछली बार जितनी मात्रा में साक्षात्कार लिए गए यदि उतनी ही मात्रा में इस बार लिए तो हो सकता है कि वह विद्यार्थी भी इंटरव्यू दे। लेकिन फिर भी जो मेरा अंतर्मन कहता है और जो आंकड़े सूत्र जो मुझे प्राप्त हुए हैं, 135 अंक से नीचे 130 अंक तक मेरिट जा सकती है, लेकिन उससे नीचे तो मुझे कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखलाई देती। तो वो मेरिट पे आज हम बात या नहीं करेंगे, उसकी हम बात कर चुके थे। और जो मेरे मानक आंकड़ों में आ रहे हैं उनको साक्षात्कार की तैयारी में जुट जाना चाहिए, और वो जुट भी गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो मुझे लगातार फ़ोन कर रहे हैं, संपर्क बना हुआ है कि सर साक्षात्कार की क्लास कब से शुरू की जाए, कैसे हम पढ़ेंगे, क्या हमारी रणनीति होगी। तो मित्रों, उन सब पहलुओं पर बातचीत करने के लिए आज हम साक्षात्कार की पहली क्लास में प्रस्तुत हुए हैं और कुछ विशेष बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। एक बार तो मैं फिर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। और नवरात्रा स्थापना के आज बड़े पवित्र दिन पर हम भी साक्षात्कार की जो क्लास को स्थापित कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत पवित्र और शुभ हो। मित्रों, आज का जो दिन है, जैसे ही मेरी आँख खुली और मुझे मालूम चला कि आज नवरात्रि दिवस का पहला दिन है, मुझे अनायास ये राम की शक्ति पूजा कविता की याद आ गई। क्योंकि निराला ने जो राम की शक्ति पूजा कविता लिखी है वह इसी संदर्भ में लिखी है। इन्हीं 9 दिनों में राम जी की जो साधना है वो इन्हीं दिनों में फलीभूत हुई थी, और उनको 9वें दिन शक्ति की प्राप्ति हुई, और 10वें दिन तो दशहरा में 10 को हर लिया, 10 शीश को हर लिया। वो साधना श्री राम ने कैसी की थी, उस साधना का एक अंश हमारे जीवन में भी प्रतिफलित होना चाहिए। कैसे हम कोई भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जब श्री राम जैसा धैर्य मन भी डिग सकता है, हिल सकता है कि कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्धत हो हार हार। देखिए क्या विरोधाभास है। श्री राम के दृढ़ मन में भी संशय का भाव पैदा हो सकता है, लेकिन उन संशय को पार करके जिस प्रकार वो जीत की तैयारी करते हैं वो चीज अद्भुत है। कैसी है वो चीज? श्री राम जब साधना करते हैं तो कैसी है वह साधना कि बायां हाथ दाहिने पांव पर, दायां बायां का समन्वय देखिए। पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए श्री राम फूल चढ़ा रहे हैं, इंदिवर चढ़ा रहे हैं और अजपा जप कर रहे हैं। अजपा जप, अजपा निर्गुण, जप सगुण। देखिए, निर्गुण में और सगुण में समन्वय, वाम में और दक्षिण में समन्वय, विभिन्न विरोधी स्थितियों का समन्वय, कोई विरुद्धों का सामंजस्य ही कर सकता है। निराला ही ऐसी साधना राम से करवा सकते हैं। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हम जो कई बार परेशान रहते हैं कि हमारे जीवन की इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं, हम कैसे कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं, यही तो समन्वय है कि उन विपरीत परिस्थितियों में आप अपनी जीवन साधना के राग को कितना अनुकूल बना सकते हैं। यही तो राम की शक्ति पूजा का शक्ति संदेश है कि छोड़ दो समर जब तक ने सिद्धि हो रघुनंदन। इस पंक्ति को जीवन का सूत्र वाक्य पहचानिए।
मानिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि निराला यहां जावंत के माध्यम से श्री राम को नहीं, बल्कि स्वयं निराला ये बात उस दौर के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के कर्णधार महात्मा गांधी से ही कहीं हुई बात कह रहे हो। असहयोग आंदोलन चलाया महात्मा गांधी ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में चला। साधना के चरम पथ पर पहुंच करके भी कहीं न कहीं असफलता हाथ लग रही थी। क्या कुछ नया करना शेष रह गया? क्यों निराला की यह अभिव्यक्ति है कि छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन? कहीं कोई विशेष सलाह ही तो नहीं दी जा रही है महात्मा गांधी को? मित्रों, जब तक सृजनात्मकता युक्त दृष्टिकोण लेकर आप साधना के मार्ग में प्रवृत्त नहीं होंगे, तब तक आपकी जीत संभव नहीं है। आज हम जीत और हार की करेंगे। आज की पहली क्लास में हम यही बात करेंगे, जीत और हार। पूछेंगे आपसे, आप इंटरव्यू में जाओगे, राम की शक्ति पूजा कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है? हम कहेंगे कि श्रीमान, साधना समर्पण मांगती है, पूजा भाव से, एकांतिक मन से और संपूर्ण आत्मदान के साथ। बस यही बतलाना राम की शक्ति पूजा का बुनियादी उद्देश्य है। और मित्रों, ये शक्ति की मौलिक कल्पना है, ये इस बात में भी निहित है कि जब तक हम राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की मुख्य धारा में दलितों को, किसानों को, मजदूरों को, स्त्रियों को, पददलित मानवता को, सबको हम एक साथ एकत्रित ना कर ले, तब तक हमारी जीत सफलीभूत नहीं हो सकती। राम की शक्ति पूजा में नवरात्रा का दिन है तो बात तो चलेगी। राम की शक्ति पूजा में समस्या रावण नहीं है, समस्या है रावण का साथ दे रही दिग्भ्रमित शक्ति। और ये शक्ति कोई और नहीं, हिंदुस्तान की करोड़ों आबादी की वो जनता जो छलावे में आकर, जो भुलावे में आकर अंग्रेजों का साथ दे रही है। दिक्कत तो वहां है, बाबू वर्ग बना दिए अंग्रेजों ने। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति कि हम इनके शरीर को, इनके रक्त को तो नहीं बदल सकते, लेकिन विचारों से इनको अंग्रेज बना देंगे। समस्या वहाँ है, कैसे इस दिग्भ्रमित शक्ति को अपने पक्ष में किया जाए। अनायास नहीं है कि राम स्वरूप चतुर्वेदी अपने हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में जब लिखते हैं कि छायावाद ये तो शक्ति का काव्य है। याद करो आप कामायनी की वो पंक्तियां, याद करो आप कि शक्ति के विद्युत कण विकल व्यस्त बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय इनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। ये मर्म है। और ये बात मैं आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज से हम जीवन के एक बड़े महत्वपूर्ण मोड़ पर पहला कदम रख रहे हैं। साक्षात्कार को किस प्रकार से हम बेहतर तरीके से प्रस्तुत करें कि हमको 19 अंक का भागीदारी बनना है। 24 में से हम उनको लाचार कर देंगे, विवश कर देंगे कि वो 19 अंक हमको दे। क्योंकि मित्रों, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे मेरे को साथी पूछते हैं कि सर मैं पीएचडी हूं या मैंने किताब लिख रखी है, डज नॉट मैटर। आपकी सब किताबों को बाहर रखवा लिया जाएगा। आपके आर्टिकल, किताबें, आपकी पीएचडी थीसिस, एमफिल पीएचडी की, वो चपड़ासी बैठा होगा दरवाजे के बाहर रखवा लेगा, यहाँ रख दो। अंदर जाता है सिर्फ एक पन्ने इन्फॉर्मेशन, 10वीं में ये परसेंटेज, 12वीं में ये, बीए में ये, एमए में ये, नेट ये, यहाँ से की है, बस। कोई अकादमिक रिकॉर्ड के नंबर नहीं है। नंबर है सिर्फ आपकी वाचाल होने का, नंबर है सिर्फ आपके प्रेजेंटेशन का, नंबर है सिर्फ आपके आत्मविश्वास का। वो जो 20 मिनट से 25 मिनट के बीच का जो दायरा है, वह दायरा में जो आपकी संवाद धर्मिता कायम होती है, वही चीज महत्वपूर्ण है।
इधर से सवाल आएंगे, इधर से जवाब बहुत सटीक दिशा में जाने चाहिए। अर्जुन के बाण की तरह तुम्हारा सीधा निशाना वही लगना चाहिए जो वो पूछना चाह रहे हैं। और इसके लिए हमको अब शाब्दिक साधना करनी है। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको बोलना है, क्या आपको बोलना है, कहाँ से किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और वो आप घर पर स्वयं प्रैक्टिस करेंगे प्रत्येक टॉपिक पर बोलने की। और मैंने कहा कि साक्षात्कार के 15 दिन पहले मैं आपको जयपुर में सशरीर उपस्थित होने के लिए कहूँगा, ताकि प्रोफेसरों के पैनल बोर्ड के द्वारा मैं आपका ऐसा सूक्ष्म निरीक्षण कर लूँ कि जो थोड़ी बहुत चीज़ें बच जाती है, जैसे कि आई कांटेक्ट, हाव भाव, बोलने में झिझक, वो सब आपकी यहाँ समाप्त हो जाएंगी। पर उससे पहले ये जो मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ, इन पर आपको विशेष फोकस करना है। हम पहले ही उन तमाम नज़रियों पर विचार कर लेंगे जो आपसे साक्षात्कार में पूछे जाएंगे, क्योंकि वो कोई ईश्वर नहीं है, वो सामान्य प्रोफेसर हैं, हिंदी के प्रोफेसर हैं। और हिंदी का प्रोफेसर क्या सोचता है, क्या सोच सकता है, कितनी दूर तक जा सकता है, उसके लिए मैं हूं बताने वाला आपको। 5 लोग वहां बैठेंगे और मैं अकेला ही उन 5 के बराबर हूं, सवाल पूछने में भी और जवाब देने में भी। आप केवल मुझको संतुष्ट कर दो तो मैं कह रहा हूं कि आपको 10-10 प्रोफेसर मिलकर के भी आपको रोक नहीं पाएंगे। चक्रव्यूह तोड़ने की जो कला है वो अर्जुन बहुत अच्छे से जानता है। इस बात को बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब एक कहानी आपने पढ़ी होगी, प्रायश्चित। प्रेमचंद की प्रायश्चित आते ही एक वाक्य दिमाग में घूमने लगता है कि माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई, और पंडित बेचारा जो उसके पूरे अरमान धरे रह गए। वो कहता है कि 5 ज्ञानी ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा, बहुत सारी शर्त देता है, उसमें एक शर्त ये भी देता है। फिर वो कहता है कि यार ज्ञानी कहाँ से लाओगे, पर कोई चिंता नहीं, मैं अकेला ही 5 के बराबर खा लेता हूँ। तो ये चीज़, ये मुझ पर भी वो बात लागू होती है, चाहे वो भोजन हो चाहे वो ज्ञान। इसलिए केवल मुझे संतुष्ट कर दो आप, और मुझे संतुष्ट करने के बाद आप मुक्त हो। तो एक तो हमारे इंटरव्यू के दिन बहुत ज़्यादा नहीं है कि हम सोच लें कि भाई अब तो पता नहीं कब होगा। ये बहुत जल्दी आपके संपन्न हो जाने वाले हैं, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा। अक्टूबर में ही आपके आंसर की जारी कर दी जाएगी। इसलिए अब साधना तैयारी शुरू कर लीजिए। वैसे तो मैं साक्षात्कार की जो क्लास है वो नवंबर के माह से लेना चाह रहा था, लेकिन विद्यार्थियों का भारी मात्रा में दबाव है, और तकरीबन 150 विद्यार्थी तो मेरे ऐसे हैं जो अपनी ही संस्था के लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनका भी कहना है कि सर शुरू कर दो। हालांकि एक भाई ने यूट्यूब पर तो ये भी पूछा है कि गुरुजी यदि 130 अंक वाले आपके पास 10वीं विद्यार्थी हैं तो मैं आपका आजीवन भक्त बन जाऊंगा। बताइए उसका भक्त बनना कितना आसान है। 130 की बात कर रहा है, मैं 150 से ऊपर 10 विद्यार्थियों को बता दूं, लेकिन अब उस विद्यार्थी का जवाब यदि मैं देने लग गया ऐसे सवालों का, तो फिर मेरी प्रामाणिकता क्या रह जाएगी। मैं तो ये दिखाऊंगा आपको कि 66 सीटें जो आरपीएससी में है, उन 66 सीटों में मेरे कितने विद्यार्थी सिलेक्शन पाए हैं। 50, 52, 60 कितने, वो दिखाऊंगा। अंकों को क्या देखोगे, अंक देखोगे तो विचलित हो जाओगे। अंक मत देखो आप, साक्षात्कार का रिजल्ट, और वो मुझे आपसे चाहिए। इसलिए मैं बहुत व्यस्त होने के बावजूद आपके साक्षात्कार की क्लास में मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। अब बात करते हैं हम किस प्रकार के सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और क्या हमको सबसे पहले पढ़ना शुरू करना है। तो देखिए मित्रों, बोर्ड के माध्यम से कुछ बातों को हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि साक्षात्कार के विविध पहलू। साक्षात्कार के विविध पहलू, यहाँ पर सबसे पहला जो एक सवाल उठता है वो है स्वयं आप, आपका परिवेश और आपका व्यक्तित्व। तो स्वयं अभ्यर्थी क्या करेगा? स्वयं अभ्यर्थी
अपना एक बायोडाटा बनाएगा। रफली आप बना लीजिए एक बायोडाटा जिसमें आपका नाम, उस नाम का अर्थ, उस नाम से जुड़े हुए कोई भी ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक पुरुष हो सकते हैं, उस नाम के विपरीत शब्द हो सकता है, उस नाम के अर्थ क्या हैं ये भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई स्त्री का नाम है शांति, तो वो पूछेंगे भाई आपका जो नाम है शांति, क्या आप वास्तव में शांत स्वभाव की हैं? तो वो दो प्रकार से अपनी बात कह सकती है कि सर मैं बिल्कुल शांत स्वभाव की हूँ। सही है। जो केवल बचाव चाहेगा, अपने हाजिर जवाबी नहीं दे पाएगा, तो वो तो ये कह कर के चुप हो जाएगी। लेकिन यदि कोई और ज़्यादा समझदार लड़की है तो कहेगी सर मैं शांत स्वभाव की तो हूँ, लेकिन कई बार मैं गलत चीज़ों को देखकर जानकर उग्र भी हो जाती हूँ। और वैसे भी अपने नाम के प्राय सभी लोग विरोधाभास में जीवन जीते हैं, ये तो महादेवी वर्मा ने ही कहा है। अब वो चालाक लड़की होगी जो ऐसा बोलेगी, क्योंकि वो इंटरव्यू का ध्यान महादेवी वर्मा पर ला रही है। मैंने ये पहले भी आपको कहा था कि इंटरव्यू लिया नहीं जाता, इंटरव्यू दिया जाता है। खैर, आपको अपने नाम का अर्थ आपके व्यक्तित्व के पक्ष, व्यक्तित्व के पक्ष का मतलब हुआ आपके व्यक्तित्व के सबल पक्ष कौन से हैं, निर्बल पक्ष कौन से हैं, इन सब के हम एक एक टॉपिक की बात करेंगे। लेकिन पहले हम आज जिसकी बात करेंगे उस पर ही चर्चा करेंगे। अभी तो आप जान लीजिए। दूसरा, अभ्यर्थी का परिवेश ध्यान रखें, और इसमें ध्यान रखें कि व्यक्तित्व के पक्ष में रुचि का बड़ा महत्व है। रुचि, और रुचि में सामान्य तौर से जो हम कह देते हैं कि सर मेरी पढ़ने में रुचि है, वो असल में हम AK-47 चलाते हैं, दाग द फायर। अरे वो आपकी पढ़ने में रुचि है, वो तो दिख रही है, तभी तो आप इंटरव्यू में बैठे हो। आप कहते हो नहीं सर उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है, कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। अरे इसके अलावा भी जीवन है। रुचि संगीत में, कला के किसी क्षेत्र में, क्रिकेट खेलने में, कुछ करने में, कुछ अलग करने में, कुछ भी नहीं तो खाना बनाने में रुचि है। बहुत अच्छा पकवान बनाती हूँ, लेकिन फिर उसको उन सभी चीज़ों की शब्दावली की जानकारी होनी चाहिए। ऐसे मत बोल देना कि बैडमिंटन में रुचि है तो और बैडमिंटन के बारे में जानकारी नहीं है। बैडमिंटन के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, बैडमिंटन से जुड़ी हुई तमाम शब्दावली, वो सब फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए आप ये भी नहीं सोचे कि यार भाई मैं तो सिर्फ पढ़ता हूँ यही बोल दूंगा। ये सोच कर रखें कि मेंबर आपसे पूछेंगे नहीं भाई, अध्ययन अध्यापन कराने के अलावा बताइए आपकी क्या रुचि है, वो वाला पक्ष तब सोच के चलेंगे उस चीज़ को आप, है ना। रुचि, परिवेश। अब परिवेश में जहाँ आप नौकरी करते हैं, या जहाँ के आप रहने वाले हैं, या जहाँ से आपने 10वीं 12वीं BA और MA रह करके किया है, उन पहलुओं की जानकारी, उस स्थल की कोई धार्मिक मान्यताएं, कोई सामाजिक, वहाँ कोई चर्चित कोई मेला है, वहाँ के कोई संत है, वहाँ कौन सी बोली की प्रधानता है, इन पहलुओं के, वहाँ कोई किला प्रसिद्ध है, वहाँ कोई धार्मिक स्थल प्रसिद्ध है, उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो ये परिवेश से जुड़ा हुआ पहलू, आपकी रुचि से जुड़ा हुआ पहलू, आपके नाम का अर्थ, और आपके नाम से संबंधित कुछ और भी। जैसे मुझसे पूछा एक इंटरव्यू में, मैंने RS के 4 इंटरव्यू दिए, चौथे में मैं सेलेक्ट भी हुआ, लेकिन तब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में आ गया था तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसमें क्या था कि पूछा कि भाई आपका नाम अर्जुन है, अर्जुन नाम से कुछ और भी आपको याद आता है क्या? अर्जुन लाल सेठी मुझे याद आ गए उस टाइम। मुझे अर्जुन ऐतिहासिक पौराणिक पात्र हैं, वो तो आप जानते ही हो। और अर्जुन के नाम से अर्जुन पेड़ की छाल बहुत लाभदायक होती है। इसे सुनकर के उनको अच्छा लगा कि इसको अर्जुन पेड़ की छाल की पता है, तो अर्जुन एक पेड़ भी होता है। तो ऐसे अपने नाम के आप जितनी खोजबीन कर सकते हो ध्यान रखेंगे। आपके व्यक्तित्व के सबल पक्ष कौन से हैं, निर्बल पक्ष कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं, वो सब मैं आपको लिखाऊंगा एक एक पॉइंट को। लेकिन अभी हम डायग्राम बनाते हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपके व्यक्तित्व के पक्ष में, रुचि हो गई, आपका परिवेश हो गया, यानी कि उस स्थान विशेष की कोई बड़ी जो विशेषता है वो आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब है सामान्य ज्ञान। अब देखो मित्रों, ये जो मैं सामान्य ज्ञान लिख रहा हूँ,
इसका मतलब ये नहीं है कि आप ल्यूसिएंट की एनसीईआरटी लेकर के बैठ जाएं कि भाई चलो गुरुजी ने बताया सामान्य ज्ञान पढ़ना है। सामान्य ज्ञान में वो राजस्थान से जुड़े हुए कुछ पहलुओं को पूछ लेते हैं। वैसे तो वो उन विद्यार्थियों से ये सवाल ज़्यादा पूछते हैं जो राजस्थान से बाहर से आता है, लेकिन फिर भी जैसे कि मुझसे भी पूछा कि राजस्थान के कौन कौन ऐसे व्यक्तित्व हैं जो बाहर राज्यपाल बने हुए हैं, और मैंने उनका जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं जानता ही नहीं था। ये आपसे बाई चांस पूछ सकते हैं और इसकी संभावना मात्र 5% बनती है, लेकिन फिर भी सामान्य ज्ञान में जैसे नई शिक्षा नीति है, क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उसके सबल वाले पक्ष, उसके कोई कमज़ोर पक्ष, या अभी वर्तमान में जो कोई गतिविधि चल रही है जैसे कि किसान आंदोलन की स्थिति है, ऐसे मुद्दों पर वो असल में जो बोर्ड का मेंबर होता है वो हिंदी विंदी तो जानता नहीं है, वो ऐसी चीज़ पूछ करके शुरुआत करता है। तो 5% संभावना बनती है। तो इन पहलुओं को भी थोड़ा देख लें, विशेषकर समसामयिक मुद्दों पर। राजस्थान की कोई ऐसी की योजना चल रही हो, लेकिन इसमें भी मैं आपको बता दूं कि यदि इस पक्ष से आपसे सवाल पूछे जाए और आप उसका जवाब नहीं दो तो आपके इंटरव्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर 2 मेंबर के आजू बाजू में सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहते हैं। एक मेंबर रहता है, बोर्ड में 4 या 5 लोग रहते हैं, एक मनोवैज्ञानिक को बिठाते हैं वो कि तुम सूक्ष्म अन्वेषण करोगे कि इस बंदे में आत्मविश्वास, बोलने का हाव भाव, क्या ये कॉलेज में क्लास को हैंडल कर लेगा, तो इसलिए वो उसका मनोवैज्ञानिक आकलन करता है। इसलिए ध्यान रखेंगे आई कांटेक्ट का बहुत बड़ा योगदान है। बोलते समय कभी भी ऐसे ना करें या ऐसे, ये आत्मविश्वासहीनता को प्रदर्शित करने वाली शब्दावली है। आई कांटेक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि वैसे तो हम बोर्ड की तरफ एक सामान्य नज़र रखेंगे, लेकिन जो प्रोफेसर हमसे सवाल पूछ रहा है उसकी तरफ आंखों में आंखें डाल करके जवाब देना है। यदि हम छत की तरफ देखने लग गए ऐसे, या ज़मीन की तरफ देखते हुए, या कहीं और ध्यान केंद्रित करते हुए उसको बोल रहे हैं, तो तुरंत भांप लिया जाएगा कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। हम विस्तार से इन पहलुओं की बात करेंगे। मुझे लगता है कि साक्षात्कार की कम से कम मुझको 100 क्लास व्याख्यान आपको देने पड़ेंगे, और कुछ मैं आपको फिर मटेरियल भी प्रोवाइड कराऊंगा, कुछ बने बनाए सवाल भी मैं आपको रेडीमेड बताऊंगा, कुछ मैं बोर्ड पर भी आपको लिखूंगा। लेकिन उन हर पहलुओं को हम पहले से अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि आपको साक्षात्कार में ये लगने लगेगा अरे ये तो हमने सर ने पहले ही समझा दिया कि इस पर क्या बोलना है। बहुत सारी चीज़ों के तो एकदम सीधे सीधे जवाब होते हैं, रटे रटाए, बस वो बोलना है केवल। और बोर्ड जब ये देखता है कि आप धारा प्रवाह बोल रहे हो तो आपको बीच में ही वो रोक देंगे। ध्यान रखना, उस वक्त आपको घबराना नहीं है कि मेरी बात काट दी, मुझे पूरा नहीं सुना। यदि आपको बोलते हुए को बोर्ड का कोई मेंबर रोक करके अगला क्वेश्चन पूछता है तो समझ लो कि आपके इंटरव्यू की बहुत सही दिशा और दशा है। अब देखिए सामान्य ज्ञान, लेकिन ये केवल सामान्य ज्ञान का मतलब समसामयिक मुद्दे, इसको समझेंगे आप। और विशेषकर इसमें भी जो शिक्षा नीति है, किसान आंदोलन, राजधानी कोई योजनाएं जो लेटेस्ट चली हो, बस वो, और इसकी कोई बाध्यता भी नहीं है कि आप इसका जवाब दो, मैं तो ये भी कह रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ से आपका बेसिक इंटरव्यू शुरू होता है, जहाँ एक्सपर्ट जो आपके आए हुए हैं, और 2 एक्सपर्ट कम से कम रहते हैं, ये पूछेंगे आपसे अब हिंदी में आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि हिंदी के इंटरव्यू दे रहे हो आप। तो देखिए, हिंदी की जब हम बात करें तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है वो है हिंदी साहित्य में तो नाम आते ही क्या आता है, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अब आप लेके बैठ जाओ नगेंद्र के इतिहास को, वो तो आपने पढ़ ही लिया है। जैसे कि मैंने देखा कि कुछ जगह विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा जो ऊंचा जो है वो कौन सा सिद्ध है। इस प्रकार के सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे कि कौन सा सिद्ध राजा रहा, कौन सा मंत्री रहा, ये सवाल नहीं है। सवाल सीधे सीधे पूछेंगे, सिद्ध साहित्य से आप क्या समझते हो, कोई 2-3 सिद्ध रचनाकारों के नाम बताओ, और फ्लो में आपको बोलना है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा से लेकर के और आपके समकालीन कविता तक कहीं भी डिस्कशन हो सकता है, और ये डिस्कशन ही बहुत निर्णायक होता है। पूरे कवि, पूरे कालखंड की प्रवृत्तियाँ, सब चीज़ें यहाँ पर इसमें शामिल हो जाती हैं।
कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, मुझे याद है कि 2012 के एक इंटरव्यू में एक साथी से क्वेश्चन पूछा, उसका वो जवाब दे भी नहीं पाया। सवाल उनसे ये पूछा कि भाई ये बताइए कि 1960 के बाद जो साठोत्तरी कविता प्रारंभ होती है, तो साठोत्तरी कविता में ऐसा क्या क्यों हुआ कि अनेक प्रकार के कविता आंदोलन पैदा हो गए। है कि ये मालूम चलता है कि कोई ताजी कविता बेच रहा है, कोई यीशुवादी कविता कह रहा है, कहीं बीट कविता है, कहीं अस्वीकृत कविता है, कहीं कविता है। मामला क्या है? ये ऐसे अनेक प्रकार के जो कविता आंदोलन है, ये कैसे प्रकट हो गए, और ये 1960 के आसपास साठोत्तरी के दौर में ही क्यों हुए? अब देखो, अब वैसे तो ये इतना बड़ा दार्शनिक सवाल है कि एक एक पर जाओगे, ताजी कविता क्या बोलती है, यीशुवादी कविता क्या बोलती है, कौन प्रवर्तक है, तो बच्चा घबरा जाएगा, यार ये क्या हुआ। लेकिन उसका सीधा सा उत्तर आप ये कह सकते हो कि सर, देश की आज़ादी के बाद जो नई कविता का क्षेत्र हमारे कविता क्षेत्र में और नई कहानी का क्षेत्र हमारे कहानी के क्षेत्र में आया, देश की जो उम्मीद थी, जो आकांक्षा थी, वो 1960 तक आते आते जैसे कि सब कुछ वास्तविकता अपने क्रूर रूप में सामने आ गई हो कि हमारे जिस भव्य निर्माण देश का निर्माण करना था, उसकी नींव में ही दीमक लग गई। बताओ, इमारत क्या खड़ी करोगे आप? सपने टूट गए। तो देखिए आप, तो साठोत्तरी कविता को जो आप मोहभंग की कविता कहते हैं कि जैसे हमारे नेता हो गए अपनी अपनी ढपली, अपने अपने राग, ऐसे ही कविता भी विश्रंखलित हो गई। जब जीवन से ही राग तत्व गायब हो गया, कविता में भी राग तत्व कहाँ रह गया? कविता की भाषा कैसी हो गई? गद्यात्मक, सपाट बयानी। तो उस पहलू को आप वहाँ जोड़ सकते हैं कि जब मानवीय जीवन के तमाम मूल्य ही विश्रंखलित हो गए, कविता का विश्रंखलित हो जाना लाजमी है। ये लो, केवल आपने 2 लाइन में पूरे युगबोध को समेट के रख दिया। ये लो, और वैसे आप गहराई में जाओगे तो फिर क्या जवाब दोगे? झिझकोगे, पता नहीं यार ये क्या हुआ। तो मित्रों, ये वाले पहलू, मुझे आज तक याद है कि एक लड़की से एक साक्षात्कार में सवाल पूछा कि ये कफन कहानी जो है घीसू और माधव की, ये प्रेमचंद को नहीं लिखनी चाहिए थी, आप क्या सोचती हैं? क्योंकि प्रेमचंद ने कफन कहानी में घीसू और माधव के द्वारा दलितों को गिरा के दिखाया है। और लड़की बेचारी भोली भाली आस्था, जैसे सामने वाला कह दे, बोले हाँ हाँ, बोले सर सही है, दलितों की जो है विरोध में ये कहानी लिखी है, मैं आपसे सहमत हूँ। अब ये कोई सहमति, कोई घर की सहमति थोड़ी है, आप में तार्किक चेतना ही तो देखना चाह रहे हैं। वो लड़की जब बाहर निकल के आई तो बड़ी खुश थी। मैंने कहा कि मैडम आपने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। हालांकि उसका वास्तव में सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरी जिज्ञासा थी ये जानने के लिए कि क्या ऐसा जवाब देने के बाद भी क्या विद्यार्थी सिलेक्शन पा सकता है। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मित्रों, ये कफन कहानी आपसे जीवन के किसी भी मोड़ पे टकराएगी ज़रूर, क्योंकि प्रेमचंद आते ही आते हैं, कफन के साथ में आते हैं। ध्यान रखेंगे आप, कफन कहानी घीसू और माधव के द्वारा दलितों की गिरावट की कहानी नहीं है। सवाल ये नहीं है कि घीसू और माधव कामचोर है। सवाल ये भी नहीं है कि घीसू और माधव कैसे उस बुधिया के पैसों से कफन ना खरीद करके शराब खरीद लेते हैं, पूड़ी खाते हैं, नाचते हैं। क्या दलित लोग इतने अमानवीय हो सकते हैं? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आखिर समाज की वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो घीसू और माधव का निर्माण कर रही हैं। प्रेमचंद ने लिखा है उस कहानी में कि जहां दिन भर मेहनत करने के बाद भी खाना मयसर नहीं हो रहा, वहां घीसू और माधव परिश्रम करके भूखा क्यों मरेगा? तो इस दृष्टिकोण से घीसू और माधव कामचोर नहीं है, वो तो बहुत बड़े फिलोसफर है, दार्शनिक है। जिस समाज में श्रम का कोई मूल्य नहीं है, ऐसे समाज का बहिष्कार यदि घीसू और माधव करते हैं तो वो सही करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। आज उनके पास कुछ 5 रुपए के आसपास आया, आज वो शराब भी पिएंगे, आज वो खाना भी खाएंगे, भरपेट खाएंगे। खाते हैं, गाते हैं कि ठगनी क्यों न चमकावे, और दारू पी करके क्या फिलोसफर बात करते हैं वो दोनों। वो कहता है घीसू माधव से, कितना अजीब है हमारा समाज, जहां जीते जी किसी को तन ढकने के लिए चिथड़ा नहीं दिया जाता, मरने के बाद वहां उसे नया कफन दिया जाता है। वाह रे समाज! यदि यही पैसे
बुधिया के जीते रहते हुए मिल जाते तो उसके दवा दारू का इंतजाम नहीं हो जाता, वो बच नहीं जाती। लेकिन सभ्य समाज की नाक में बुधिया की लाश सड़ करके सुगंध दुर्गंध के रूप में ना घुस जाए, उसका ठिकाना कर रहे हैं वो कफन के दरार घीसू और माधव। ऐसे समाज का बहिष्कार करते हैं। तो ये दलित विरोध की कहानी नहीं है, दलित चेतना की कहानी है। इन चीज़ों को इस प्रकार से प्रस्तुत करना वो आपके ऊपर निर्भर करता है, पर उसकी आपको जानकारी तो होनी चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से अंध सहमति देने की आवश्यकता भी आपको नहीं है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में लेकर के आदिकाल से समकालीन कविता तक के जो प्रमुख कवि हैं, कुछ उनकी एक दो रचनाओं के नाम और विशेषकर कालखंड की प्रवृत्ति, जैसे कि चलो भाई प्रगतिवादी कविता की कोई 3 विशेषता बताओ, मुझसे पूछा इंटरव्यू में छायावाद की कोई 2 कलागत विशेषता बताओ, या प्रगतिवाद प्रयोगवाद में कोई 2 अंतर कर दो। ज़्यादा लंबे चौड़े चौड़े भाषण नहीं मारने, वहाँ एक टॉपिक पर आप लगातार 2-3 लाइन बोल जाओ, यही वो देखना चाहते हैं। तो इस पूरे पहलू का हम अध्ययन करेंगे और ये सर्वाधिक निर्णायक, आपके साक्षात्कार का 60% यहीं से होगा। आपसे जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके 60% हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। इसमें आपके क्षेत्र की भी रचनाकार, राजस्थान के कौन कौन से कवि, राजस्थान की कौन कौन सी पत्रिकाएं आप पढ़ते हो, वो सब साहित्य के इतिहास का दायरा है। अब देखो, साहित्य के इतिहास से मुझे एक सवाल याद आया कि एक मेंबर ने एक साक्षात्कार में मुझसे पूछा, साक्षात्कार तो वो आरएस का था, पूछा कि भाई आपकी एक ऐसी कहानी है जिसको लिख करके रचनाकार अमर हो गया। तो मुझे तुरंत याद आ गया कि ये पूछना चाह रहे हैं उसने कहा था। तो मैंने कहा कि सर उसने कहा था कहानी जो 1915 में जून के अंक में सरस्वती में प्रकाशित हुई। तो फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि इसमें भी कोई ऐसी पंक्ति आती है जिससे कहानी बहुत चर्चित हो गई। और पढ़ रखा था मैंने, तेरी कुड़माई हो गई, दत्त कहती हुई वो लड़की भाग गई। सुपरहिट हिंदी साहित्य का ये पहला क्यूट प्रेम प्रस्ताव है। तेरी कुड़माई हो गई, कुड़माई पंजाबी शब्द है, मतलब सगाई, क्षेत्रीयता का पुट है वहाँ अमृतसर वाली बोली का। फिर दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि ऐसी ही एक कहानी और लिखी गई है और उस कहानी को लिख करके वो कहानीकार भी बड़े प्रसिद्ध हुए और वो कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। तो संयोग देखिए, मुझे वही कहानी याद आ गई जो वो जानना चाह रहे थे। ये संयोग भी होता है। मुझे याद आई कहानी गदल, रांगे राघव की कहानी गदल। वैसे तो रांगे राघव प्रेमचंदोत्तर दौर के कहानीकार हैं, मार्क्सवादी प्रभाव पूरा इन पर है, प्रगतिवादी साम्यवादी या मार्क्सवादी एक ही बात है। लेकिन गदल कहानी नई कहानी आंदोलन के दौर में लिखी गई एक बेहद महत्वपूर्ण प्रेम कहानी है जो भरतपुर के गुर्जर समाज को आधार बना करके लिखी गई है। नाता प्रथा होती है कि पति मर जाए तो देवर के साथ संबंध बनते हैं, शादी हो जाती है, काज जो करते हैं मरने के बाद, उस पहलू पे लिखी गई है। तो गदल के गोली लगी हुई है और पुलिस कहते हैं अरे पागली, तूने ये सब प्रशासन के खिलाफ क्यों किया, देवर ड्योढ़ी का काज तूने क्यों किया? तो उसने कहा कि मैंने ये उसी के लिए किया जो मेरे बिन एक दिन जी ना सका। ये कहानी टक्कर लेती है उसने कहा था कहानी से। तो ऐसे सामान्य सवाल जवाब होंगे, लेकिन वो 60% सामान्य जो सवाल जवाब होंगे वो हिंदी साहित्य के इतिहास से होंगे। तो इसको आप एक काम कर सकते हो, वैसे तो आपने लेटेस्ट पढ़ा है हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन फिर भी आप एक इतिहास को ठीक से पढ़ लेंगे और उसमें भी ध्यान रखेंगे। एक सवाल था कि भाई आप किसके इतिहास को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, तो हम लोग क्या तुरंत रामचंद्र शुक्ल का नाम ले देते हैं क्योंकि सर्वाधिक वैज्ञानिक पद्धति का इतिहास है, लेकिन बहुत त्रुटियाँ हैं उसमें। नामकरण को लेकर त्रुटियाँ हैं, काल विभाजन को लेकर त्रुटियाँ हैं। वे 993 ईस्वी से यानी कि संवत 1050 से वीर गाथा काल का प्रारंभ मानते हैं। ऐसा करके जो सिद्धनाथ और जैन साहित्य की उपेक्षा हो जाती है और जो वीर गाथा काल नाम दिया वो भी कहाँ चल पाया, हालांकि वो भी बड़ा सवाल है कि वो क्यों नहीं चल पाया। बोलने की प्रैक्टिस करो। तो इसका उत्तर आप देंगे नगेंद्र, कि सर नगेंद्र द्वारा जो संपादित इतिहास है हम उससे ज़्यादा सहमत हैं क्योंकि उन्होंने 7वीं सदी के मध्य से ही आदिकाल मान लिया। आदिकाल नामकरण तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, लेकिन समर्थन आदिकाल का नगेंद्र ने भी किया है। और फिर वहाँ से हमारे सरेपा से लेकर के वो सिद्धनाथ साहित्य जैन सब का समावेश होता है। और विभाजन ही बहुत वैज्ञानिक है,
भारतीय हिंदू काल को उन्होंने जो पुनर्जागरण काल है, द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल जो कहा है, वो खूब मान्य हुआ है। तो उस दृष्टिकोण से नगेंद्र के इतिहास को आप ध्यान में रखेंगे। तो वो मैं आपको एक एक पहलुओं की, आज तो हम एक, चूँकि हमारी पहली क्लास है तो हम एक बातचीत कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से, किन किन पक्षों से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण, हम हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन कौन से सवाल आपसे बन सकते हैं, यहीं से हम शुरू करेंगे, जो आपका एक बड़ा भाग है। फिर ये तो बहुत छोटी छोटी चर्चाएं हैं, इन पर तो हम चर्चाएं करेंगे। आपका ड्रेसिंग सेंस कैसे होगा, आपके उठने बैठने का तरीका, आपके बोलने का अंदाज, आपका हाव भाव कैसा होगा, उन सब पहलू पर तो हम तैयारी करेंगे ही करेंगे। लेकिन इस पर आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहीं से आपका आत्मविश्वास डेवलप होना शुरू होगा। दूसरा, आप ध्यान रखेंगे कि कुछ क्वेश्चन आपसे भाषा से जुड़े हुए पूछे जा सकते हैं। भाषा में भी जैसे कितनी उपभाषाएं हैं और उनकी बोलियों की संख्या कितनी है, राष्ट्रभाषा राजभाषा में क्या अंतर है, भाषा में और बोली में क्या अंतर है, पश्चिमी हिंदी में जो आपने पढ़ा है कौन कौन सी बोली आती है, ऐसे। हालांकि मैंने अब तक जितने भी साक्षात्कार जहाँ जहाँ भी दिए हैं, मुझसे कभी भाषा का कोई सवाल उन्होंने नहीं पूछा। एक जगह ज़रूर एक प्रसंग आया था कि राष्ट्रभाषा में और राजभाषा में कोई दो अंतर कर दीजिए आप। इसके अलावा मुझसे कभी कोई सवाल नहीं पूछा। बहुत कम संभावना होती है कि वो भाषा की तरफ जाएं, क्योंकि भाषा के स्पेशलिस्ट आमतौर से कम ही होते हैं और इसमें रुचि भी लोग कम रखते हैं। लेकिन हमारे पास तो ये अंतिम चांस है, ये सोच के तैयारी करनी है, तो हमको हर पहलू जानने समझने हैं। तो एक भाषा और एक पक्ष है, वो है व्याकरण। व्याकरण में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पद किसे कहते हैं, पदबंध किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, इन सब पहलुओं से भी सवाल पूछ लेते हैं। तो हालांकि चूंकि ये कॉलेज सहायक प्रोफेसर का इंटरव्यू है, इसलिए इसमें पूरा की पूरा खेल हिंदी साहित्य के इतिहास का होता है। यदि KVS और NVS में हम TGT PGT का इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ ग्रामर के सवाल वो ज़्यादा पूछ लेते हैं। विशेषकर TGT सेकेंड ग्रेड लेवल का जो इंटरव्यू होता है केंद्र सरकार में, वहाँ उनका फोकस ग्रामर पे रहता है। यहाँ तो आपसे फोकस रहेगा पूरा काव्यशास्त्र और साहित्य के इतिहास पर। अब एक पहलू बचता है हमारा, वो है काव्यशास्त्र। अब काव्यशास्त्र में एक तो भारतीय काव्यशास्त्र, और एक है पाश्चात्य काव्यशास्त्र। ये जो प्रमुख प्रमुख सिद्धांतकार लगे हुए हैं हमारे पास, जैसे प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, इनके सिद्धांतों की बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं। अनुकरण सिद्धांत क्या है तो 2 लाइन बोल दी। विरेचन सिद्धांत क्या है, त्रासदी किसे कहते हैं, इलियट के निर्व्यक्तिकतावाद से आप क्या समझते हैं, अच्छा कोलरिज अपने कल्पना सिद्धांत में क्या कहना चाहते हैं, इन पर मुश्किल से 3-3, 4-4 लाइन याद रखनी है बस। और वो भी क्या बोलना है, ये भी मैं चाहूँगा कि आप मुझसे मेरी शब्दावली को चुरा लें, कंठस्थ कर लें। फिक्स है कि विरेचन सिद्धांत पूछेंगे, साधारणीकरण क्या है, 3-4 लाइन सब पे कंठस्थ कर लेंगे, जो मैं आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध भी करवाऊंगा और बोर्ड पर भी लिखवाऊंगा। इसलिए अभी जितनी चीज़ें हमको याद करनी है कर लेनी चाहिए। और भारतीय काव्यशास्त्र के संदर्भ में तो रस, छंद, अलंकार, काव्य के गुण, दोष वगैरह। उसमें भी जैसे क्या होता है कि रस किसे कहते हैं, बहुत सामान्य सा सवाल है। पूछ लेंगे कि भाई बताइए कि रौद्र रस किसे कहते हैं, और रौद्र रस में फिर हम सोचेंगे अरे यार जहाँ क्रोध का भाव आ जाए, जहाँ लड़ाई झगड़े की बात हो, ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना है हमको। एक निश्चित परिभाषा है, बस स्थायी भाव चेंज कर दीजिए, सबकी परिभाषा भी हो जाएगी कि काव्य में जहाँ विभाव, अनुभाव और व्यवचारी भावों के संयोग से क्रोध नामक स्थायी भाव अपनी परिपुष्ट अवस्था को प्राप्त करता है, तो काव्य में वहाँ रौद्र रस होता है। ये होती है आपकी साहित्यिक परिभाषा। सबकी परिभाषा एक जैसी बन जाएगी, बस जिस भी रस को आपसे पूछ रहे हैं उसका स्थायी भाव बदल दो। जैसे मान लीजिए आपसे पूछे भाई कि वीर रस किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि काव्य में जहाँ विभाव, अनुभाव एवं व्यवचारी भावों के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव अपनी परिपुष्ट अवस्था को प्राप्त करता है, तो काव्य में वहाँ वीर रस होता है। वीर रस के 4 भेद। रस के बारे में ध्यान रखेंगे कि आप वहाँ 2-2 लाइन प्रत्येक रस की याद कर लें, अभी समय है।
कुछ विशेष अलंकार जैसे उपमा, श्लीष, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, इनको ध्यान में रखें। इनकी परिभाषा क्या है, इनको ध्यान में रखें। मुझसे मानवीकरण अलंकार में कविता सुनी हुई है परीक्षा में, तो चूँकि समय है तो इन पहलुओं पर भी हम विचार करेंगे। प्रमुख प्रमुख जो छंद है जैसे दोहा, सोरठा, रौला, उल्लाला, इनके लक्षण, इन सब की पंक्तियाँ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे दोहा की, सोरठा की, चौपाई की, गीतिका और हरिगीतिका की, इनको तो याद रखो, एक एक दो दो लाइन, बहुत आसान है। और जो प्रमुख कवि हैं उनकी पंक्तियाँ, जैसे कि कबीर दास के 3-4 दोहे याद कर लिए, सूरदास का एक पद याद कर लिया, एक तुलसीदास का याद कर लिया, जायसी से भी आपको 3-4 लाइन कहीं से याद हो, और फिर विशेषकर बिहारी के 2-3 दोहे, और जो आपने प्रिय कवि बोल दिया उस पर तो फिर काफ़ी इंटरव्यू चलेगा। तो ध्यान रहे, एक आप क्या पढ़ करके आए हो, उस दिन लेटेस्ट आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो आपका प्रिय कवि या कालखंड, प्रिय कवि, लेखक पूछ लेंगे तो फिर कवि का नाम नहीं आएगा, फिर वो लेखक भी होना चाहिए। या ऐसे पूछ सकते हैं कि ऐसे लेखक का नाम बताओ जो आपका प्रिय हो और जो कवि भी हो, तो अब आप प्रेमचंद का नाम तो लोगे नहीं क्योंकि वो तो कवि नहीं है। तो इसमें आप अज्ञे का नाम ले सकते हो, जयशंकर प्रसाद का ले सकते हो, और प्रत्येक कालखंड से अपना एक एक प्रिय कवि तो आपको होना भी चाहिए। जैसे आपसे पूछ लेंगे भाई आदिकाल में आपके प्रिय कवि कौन है, तो हम ये तो कहेंगे नहीं सर आदिकाल में हमारा प्रिय कवि कोई भी नहीं है। अमीर खुसरो का नाम ले सकते हो, सरहपा का ले सकते हो, विद्यापति का ले सकते हो। ऐसे भक्ति काल में, ऐसे रीति काल में और ऐसे आधुनिक काल में। और दोनों जो हमारे राष्ट्र कवि हैं उनका तो आपको अच्छे से बोध होना चाहिए, उनकी रचनाओं के नाम पूछ लेंगे। दोनों राष्ट्र कवि की संवेदनाओं में अंतर बताइए आप, मैथिली शरण गुप्त में और रामधारी सिंह दिनकर में। तो मित्रों ये पहलू पर हम विस्तार से बात करेंगे। कौन कौन सी पत्रिकाएं आप पढ़ते हो, राजस्थान से कौन कौन सी पत्रिकाएं प्रमुख हैं, साहित्यिक जो निकलती है, ये पूरा की पूरा एक चार्ट है। इस चार्ट को आप तैयार कर लेंगे। और मैं, चूँकि आज हमारी साक्षात्कार की पहली ही क्लास है, तो अगली क्लास में हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को उठाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक क्या सवाल बनते हैं, कैसे पूछे जाएंगे, क्या उन पर बोलना है, क्या हमको नोट्स बनाना है, इसकी बात हम अगली क्लास से करेंगे। आज की ये क्लास तो सूचना के तौर पर मैं YouTube पर भी छुड़वा देता हूँ, सभी विद्यार्थियों को पता नहीं है, लेकिन बाकी की जो सभी शेष क्लास हैं वो आपकी एप्लीकेशन पर ही चलेंगी। मैं अपना सर्वोत्तम आपको दे दूंगा, आप जान जाएंगे कि हमें क्या बोलना है, क्या पढ़ना है। लेकिन इंटरव्यू से कुछ दिन पहले आपको जयपुर प्रेजेंट होकर के अपने आप को दिखाना है कि मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ। पैनल बोर्ड बनाए जाएंगे और उन बोर्डों के द्वारा प्रोफेसरों की कमेटी बना करके आपके 8-7 हम मॉक इंटरव्यू भी करवाएंगे। तो मित्रों ये है हमारी रणनीति पढ़ने की। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। जो विद्यार्थी साक्षात्कार देने जा रहे हैं वो इसको बड़ा महत्वपूर्ण अवसर मानकर इसको सीरियसली लें। अंक चाहे उसके जितने ही बन रहे हो, ये नहीं सोचे कि यार मेरा तो 150 बन रहा है, 155 बन रहा है। इंटरव्यू में भारी उलटफेर हो जाती है, उसमें 4 नंबर भी मिलते हैं, उसमें 19-20 नंबर तक भी मिलते हैं। कोई निश्चित क्राइटेरिया वहाँ नहीं है कि भाई कम से कम इतने तो मिलते ही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कोई PhD, कोई वाकजाल कुछ नहीं चलेगा वहाँ कि आपने लिख लिया इतने आर्टिकल हैं, इतनी किताबें हैं, कोई वेटेज नहीं है उसको। हाँ, नाम के आगे ही डॉक्टर लगा हुआ है तो आपकी PhD से भी बातचीत चलेगी, लेकिन ध्यान रहे कि यदि PhD पर बातचीत चल गई और वहाँ आपने जवाब नहीं दिया तो सबसे भयंकर दुष्प्रभाव पड़ता है कि अपने विषय का स्पेशलिस्ट है उसी में नहीं बोल पा रहा है। तो इन सब पहलुओं पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे अगली क्लास से। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।